क्या वाक़ई में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से उस दौरान निकले थे, उन्हें वापस वहाँ पर रिस्टोर किया जाए, वो अपने घर वापस जा सकें? पिछले सरकारों ने प्राइम मिनिस्टर पैकेज के नाते कश्मीरी पंडितों को फिर दोबारा वैली में नौकरियां दिलाने के काम किए हैं। तो उनमें से बहुत से लोग फिर दोबारा शिकार हुए, उनको टारगेट करके उसको उनको मारा गया। कश्मीरी पंडित से उम्मीद रखना ही हमसे गलती है, हम गलत कर रहे हैं। बारामूला में कुछ पंडित परिवार फिर दोबारा वापस चले गए थे, कुछ दुकान खोले उधर, मेडिकल शॉप्स, फिर कपड़े की दुकानें सब खोले थे, मगर वे भी इतने डरे हुए हैं। कुछ भी सिचुएशन वहां उनको कुछ खराब होते हुए दिखेगा तो वो भाग जाने के लिए तैयार है। मगर मगर मतलब बोरिया बिस्तर बांध के वो वहां जी रहे हैं वो लोग, लिटरली सूटकेस में जी रहे हैं वो लोग। कब हुँ, वहां से निकलना पड़ता है वो बोल नहीं सकते। कुछ लोगों का जो प्रॉपर्टीज है वो सीआरपीएफ हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, ये लोग कब्जा कर बैठे हैं उधर। उनके घर हुँ, में, खुद के घर में वो जा नहीं सकते हैं। तो जो लोग वापस गए हैं, उनकी हालत देख के जो जाना चाहते हैं, वो भी मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तो एग्ज़ैक्टली। वहाँ सिक्योरिटी फ़ील नहीं कर रहे हैं वो लोग। दूसरा, अपना ज़िंदगी ऑलरेडी ये कहीं कहीं और बसा लिया और सेटल हो गया। तो ये दोनों चीज़ की वजह से एक लार्ज स्केल रिवर्स माइग्रेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। 19 जनवरी वो तारीख थी जिस दिन कश्मीर में जो हुआ, वो हम सब लोगों ने देखा। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को रातों-रात अपने घर, अपनी कॉलोनियाँ सब छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। उस वाक़ये को करीब-करीब 35 साल हो गए। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम गिरधर जी के साथ। गिरधर जी, आज आपने आपका समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छा है और आपसे जो चीज़ें सुनने और समझने को मिलेंगी, वो आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए एक इंसाइटफुल डिस्कशन होगा। तो आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज जैसे महाशिवरात्रि भी है, सो सभी दर्शकों को शिवरात्रि की भी शुभकामनाएँ। सर, जैसा मैंने कहा कि वो जो दिन था 19 जनवरी का लगभग आज से 35 साल पहले, वो एक किसी भयानक रात से या भयानक दिन से कोई कम नहीं था और शायद वैसा दिन भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ होगा। तो सर, क्या वाक़ई में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से उस दौरान निकले थे, उन्हें वापस वहाँ पर रिस्टोर किया जाए, वो अपने घर वापस जा सकें? देखिए, ये दुनिया के इतिहास में आप जाके देखेंगे, कोई अपना घर-बार छोड़ के चला गया या निष्कासित किया गया, वो दोबारा अपने घरों में लौटा, ऐसे उदाहरण आपको ना के बराबर मिलेंगे आप। यही हालत कश्मीरी पंडितों के साथ भी है। वो दोबारा वापस जाएँगे और शांति से रह पाएँगे, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। अ, इसीलिए उनका ही खुद का एक डिमांड है कि पनोन कश्मीर बने। कुछ इलाके जैसे हमारी जो पहलगाम की तरफ से आप जाएँगे, तो अमरनाथ और कुछ इलाके अनंतनाग, ये इलाके जो है, वो मुसलमानों को वहाँ से खाली करके वो पंडितों को दे। पूरे कश्मीर में एक ऐसे इलाके हो जिसका नाम होगा पनोन कश्मीर, और वहाँ कश्मीरी पंडित फिर दोबारा जाके कैसे तो अपना ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ये एक प्रपोज़ल है। मतलब वो दोबारा उन्हीं इलाकों में जहाँ मुस्लिम आबादी की मेजॉरिटी है, वहाँ जाके उनको रहना नापसंद है। पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दोबारा जाएँगे, एक और मौका आएगा तो ये लोग उनके साथ क्या कर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी उनसे झेल चुके हैं। 1990 जनवरी में इनके साथ जो हुआ, वो तो सबके सामने है। वो तो तब की सरकार का क्या कहते हैं उसको, होम मिनिस्टर कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं। तो फिर फारूक अब्दुल्ला तो
गोल्फ खेलने लंदन चला गया था। एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला तो कोई था ही नहीं। तो मतलब एक ऐसी मतलब पीरियड गुजरा है जो कश्मीरी पंडित भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन है उधर। तो जितना मैं कश्मीर घूमता हूँ, कश्मीर जितना मैं जाना हूँ और कश्मीरी पंडितों से मेरा जितना वार्तालाप हुआ है, वे लोग आते हैं, साल में 1 बार 2 बार आते हैं। वहाँ क्षीरा भवानी जो खीर भवानी कहते हैं वो, वहाँ मेले में आते हैं या संगम है उधर, वितस्ता और सिंध नदी का संगम है नारायण बाग शादीपुरा में। वहाँ कुछ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं या अपने-अपने गाँव में, अपने-अपने शहरों में जो पुराने मंदिर है वहाँ कोई हवन की सालाना कोई प्रोग्राम होता है, तो उस मेले में वो लोग आते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, फिर भाग जाते हैं। अ, पिछले सरकारों ने प्राइम मिनिस्टर पैकेज के नाते कश्मीरी पंडितों को फिर दोबारा वैली में नौकरियां दिलाने की काम किए हैं। तो उनमें से बहुत से लोग फिर दोबारा शिकार हुए, उनको टारगेट करके उसको उनको मारा गया और वे अपने घरों में नहीं रह सकते हैं। वे कोई किराए पे किसी और लोकल मुस्लिम के घर में रहना पड़ता है उसको। तो मतलब कुछ भी ये त्योहार हो, उनको फिर दोबारा जम्मू भागना पड़ता है। तो वहाँ की सरकार तो उनको है तो नौकरी तो है, मगर आप देखिए एक दिन श्रीनगर से जम्मू जाना होता है, वहाँ त्योहार मनाना है, फिर 1 दिन और वापस आने में लग जाता है आपको। 7-8 घंटा तो लग ही जाता है। अभी भी बन रहे हैं सड़क उधर। आपको 7-8 घंटे से कम तो नहीं लगेगा। कभी-कभी 12-13 घंटा भी हो सकता है। लैंडस्लाइड विंडस्लाइड हुआ तो ये प्रॉब्लम है। तो देखिए मान लीजिए दिवाली के दिन, दीपावली के दिन एक ही दिन तो उनको छुट्टी मिलता है। फिर कब जाएँगे, कब आएँगे? ये तकलीफ़ें हैं। तो इसके लिए इसके चलते हुए कश्मीरी पंडित वहाँ मजबूरन जाते भी हैं नौकरियों में जाने के लिए, फिर भी वो सेफ नहीं है उधर। कब इनके साथ टारगेट अटैक होगा और कब इनके मतलब नौकरी में क्या खतरा होगा, ये सब बहुत सिचुएशन तो बहुत अबनॉर्मल तो है उधर कश्मीर में। तो मैं ये बराबर। समझता हूँ, पहला पहला चीज़ जो है, कश्मीरी पंडित से उम्मीद रखना ही हमसे गलती है, हम गलत कर रहे हैं। वो तो इतने डरे हुए हैं और उनके ज़मीन की जो सिचुएशन आपको आपको और हमें जो नॉर्मल दिखता है, उनको ऐसे नहीं दिखता है। क्योंकि वो जानते हैं, अब तो वो लोग चुप हैं, मगर जब कोई नेक्स्ट मौका मिलेगा, तो इनके ऊपर फिर क्या करेंगे, ऑलरेडी ये झेल चुके हैं। इसीलिए कश्मीरी पंडितों से उम्मीद रखना भी गलत है। सरकार के जितने भी स्कीम्स आए पिछले 10-15 साल में और स्पेशली आर्टिकल 370 की संशोधन के बाद सो कॉल्ड वहाँ शांति है, करोड़ों में लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं उधर। कोई घटना इतना बड़ा-बड़ा बड़े टेररिस्ट अटैक्स तो हुआ नहीं है पिछले कई सालों से, फिर भी कश्मीरी पंडित वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। जो भी बीच में गए हैं सरकार की क्या कहते हैं उसको पॉलिसीज़ के चलते हुए, कुछ लोग वापस भी गए थे। जैसे बारामूला में कुछ पंडित परिवार फिर दोबारा वापस चले गए थे। कुछ दुकान खोले हैं उधर मेडिकल शॉप्स फिर कपड़े की दुकान ये सब खोले थे। मगर वे भी इतने डरे हुए हैं कुछ भी सिचुएशन वहाँ उनको कुछ खराब होते हुए दिखेगा, तो वो भाग जाने के लिए तैयार है। मगर मगर मतलब बोरिया बिस्तर बाँध के वो वहाँ जी रहे हैं वो लोग। लिटरली सूटकेस में जी रहे हैं वो लोग। कब हुँ, वहाँ से निकलना पड़ता है, वो बोल नहीं सकते। कुछ लोगों का जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सीआरपीएफ हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो ये लोग कब्ज़ा कर बैठे हैं उधर। उनके घर हुँ, में खुद के घर में वो जा नहीं सकते हैं। तो वो तो किराए के घर में रहते हैं। एक 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, कैसे तो गुज़ारा का उसका हो रहा है। तो ये सिचुएशन है कश्मीरी पंडितों का। तो जो लोग वापस गए हैं, उनकी हालत देख के जो जाना चाहते हैं, वो भी मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 35 साल तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे ना। मतलब लगभग डेढ़ पीढ़ी या 2 पीढ़ी ऑलरेडी गुज़र चुकी है। रफली 20 इयर्स एक पीढ़ी का हम मान के चलेंगे आप, मतलब राइट। ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो रहा है। लिटरली 2 पीढ़ी हो गया उधर। तो ये लोग जब इधर आते हैं मतलब जो आगे हैं बाकी भारत में जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे,
कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कहीं भी कश्मीरी पंडित सेटल हो गए, वहाँ हुँ, सेटल हुँ। हो गए। वहाँ की हुँ, नौकरियाँ लग गई, फिर वहाँ बिज़नेसेस स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज़ खरीद लिए, उनके पूरे इकोनॉमिक सर्वाइवल बाकी शहरों में हो गया ऑलरेडी। उनके बच्चे, पोते यहाँ लोकली शादी भी कर चुके हैं। बहुत से लोग नॉन कश्मीरी से शादी भी कर चुके हैं। चाहे मतलब कोई साउथ इंडियन से शादी किया, कोई पंजाबी से शादी किया, कोई कहीं और। तो ये सिचुएशन है। वो वापस जाएँगे तो क्यों जाएँगे? उनका क्या बचा है? मेमोरीज़ बचे हैं, यादें बचे हैं, बस और कुछ नहीं है उनके लिए। जाएँगे तो कहाँ जाएँगे और करेंगे क्या उधर? हुँ, तो ये सिचुएशन है। पहले वो उनके जो बगाने होते थे सेब का, एप्पल का या अखरोट का, जो भी ड्राई फ्रूट्स का होते थे, वो तो अभी कोई और कब्ज़ा कर बैठे हैं। उनको छुड़वाने के लिए इनको क्या मेहनत करना पड़ता है। इसके बीच में जो ऑलरेडी उनके ऊपर बैठे हैं, वो इनको ज़िंदा छोड़ेंगे क्या? तो ये सिचुएशन, उनको लेबर नहीं मिलेगा उधर, काम कैसे करेंगे? उनसे ही काम करवाना है, ये दिक्कतें हैं उधर। और उनके नेक्स्ट पीढ़ी जो है, वो पढ़े-लिखे हुए हैं, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, तो वो लोग ऑलरेडी नौकरियों में लग गए हैं, वो फिर दोबारा उन्हीं बागों में जाके फिर सेब क्यों बेचेंगे? ये सिचुएशन है। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ एंगल्स। एक तो एग्ज़ैक्टली, वहाँ सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे हैं वो लोग, दूसरा अपना ज़िंदगी ऑलरेडी ये कहीं कहीं और बसा लिया और सेटल हो गया। तो ये दोनों चीज़ की वजह से एक लार्ज स्केल रिवर्स माइग्रेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है। एग्ज़ैक्टली, ये मेरा एग्ज़ैक्टली। सवाल आपने बड़ी है। बड़ा सही और अच्छा आपने बताया कि एक लगभग 35-40 साल एक गुज़र गए और इन सालों में लगभग 2 पीढ़ियाँ वहाँ से इस दौरान निकल जाती है। जब 2 पीढ़ियाँ अपना सब कुछ लाइफ़स्टाइल सेटलमेंट या अपने जीवन जीने का तरीका, वो कहीं और एक बार अगर सेट हो जाए, तो वहाँ से फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन करना वो मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर वो फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो वहाँ पर मेंटेन वैसा हो, ना हो। सोशल सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, शायद वहाँ पर उतनी हो, ना हो। फिर इसमें अगर मान लीजिए कुछ लोग जाना भी चाहें, तो उसके लिए 2 डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। जो वहाँ का पॉलिटिकल सेगमेंट है, वो ये कहता है कि ये वापस वहीं पर आकर रहें जहाँ पर ये पहले रहते थे। और ये लोग जो कश्मीरी पंडित हैं, जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी आपने दिया कि सर्टेन पोर्शन या सर्टेन एरियाज़ जो हैं वो डेज़िग्नेटेड कर दिए जाएँ कि ये कश्मीरी पंडित अब यहाँ पर आकर रहें। तो इन दोनों डिफरेंट थॉट्स में कुछ कॉमन ग्राउंड रिस्टोरेशन का तो कहीं भी नहीं है। तो फिर अगर मान लीजिए होता भी है, अगर 10 में से 20 लोग भी जाना सॉरी अगर 100 में से 20 लोग भी जाना चाहें, तो फिर उन 20 लोगों का रिस्टोरेशन किस अप्रोच के थ्रू होगा? क्योंकि एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, वो अलग है और एक कश्मीरी पंडितों की थॉट प्रोसेस है, वो अलग है। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये कश्मीर की एक इश्यू नहीं है। ये कश्मीर में ही ये सीमित नहीं है। देश में कहीं भी जाइए आप, ये अर्बनाइज़ेशन, अर्बन सेटलमेंट्स की तरफ माइग्रेशन जो है, वो लगातार हो रहा है। अब देखिए, बिहारियों को देखिए, झारखंड से जो लोग आए उनको देखिए, बंगाल से जो आए उनको देखिए। जो इनमें बुद्धिमान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पीएचडीज़, डॉक्टरेट्स किए हो या मतलब आईटी के एक्सपर्ट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो या इनके क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, जो अच्छा पढ़े लिखे लोग, वहाँ उन स्टेट्स में तो उनको कोई ऑप्शंस ही नहीं है, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो ये लोग आके साउथ इंडिया में स्पेशली बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई यहाँ सेटल हो गए हैं लोग। तो ये सिचुएशन पूरे देश में है। आप जाके देखेंगे आईटी सेक्टर बैंगलोर और हैदराबाद या चेन्नई में देखेंगे, में इनमें जो मेजॉरिटी सीनियर पोजीशंस में है, वो या तो बिहारी होंगे या बंगाली होंगे। तो ये वो फिर जाएँगे तो वापस क्यों जाएँगे? 20-30 साल वो लोग यहाँ जब जिएँगे, यहाँ की हो जाएँगे ना। ये छोड़ के फिर दोबारा उनके गाँव में क्यों जाएँगे? जाने के लिए क्या बचा है उधर वापस? यही सिचुएशन कश्मीर में भी है। चाहे वो सरकार की सोच हो या इनके अलग जो पनून कश्मीर की बात ये लोग कहते हैं, वो भी लोग जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? क्यों जाएँ? उनके लिए वहाँ बचा क्या है?
ये सिचुएशन होती है। अर्बन माइग्रेशन का भी एक सीरियसली एक एक इश्यू है। इसके चलते हुए ये वापस जाने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, देखिए अभी मुंबई में जो लोग काम करते हैं, वे अपने-अपने गाँव में शायद घर-वार कुछ खरीद लिया होगा। स्पेशली गोवा में लोग बहुत मकान खरीदते हैं, इस सोच में कि हम रिटायर होने के बाद वहाँ जाके रहेंगे। मैं तो कोई फिर रिटायरमेंट के बाद भी फिर दोबारा गोवा या अपना शहर में जाते हुए मैं देखा ही नहीं होगा। क्योंकि मुंबई एक एडिक्शन है। वहाँ आपको साँस लेने के लिए सही पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में कुछ ठीक से साँस भी नहीं ले पाओगे आप। पानी भी ठीक से नहीं आएगा। आपको खड़ा होना मुश्किल होगा उधर आपके घर में भी, इतना छोटे-छोटे घर होंगे। फिर भी वो एडिक्शन है। मुंबई छोड़ के वो आप बाहर बाहर नहीं जाएँगे। एक बार मुंबई में है तो बाहर नहीं जाएँगे। सेम थिंग दिल्ली। मेजर सिटीज़ में ये लोग आ गया, बस गया तो वहाँ से निकलेंगे नहीं। सोच तो रहेगा। कश्मीरी पंडितों में भी ये सोच है कि हम दोबारा जाएँगे, वहाँ खुले आसमान के नीचे और ये अच्छे-अच्छे ब बागों के बीच में हम रहेंगे, हमारी जो गोल्डन एरा है उसको दोबारा जिएँगे, ये सब सोच है। मगर प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। जाएँगे तो इक्का-दुक्का कुछ लोग जा सकते हैं, बट दैट इज़ एक्सेप्शन। ये इधर भी हो रहा है। कुछ लोग आईटी पढ़े हैं यूएस में काम किए हैं बड़े-बड़े कंपनीज़ में काम किए हैं, फिर वो वापस गए। उत्तराखंड में कोई मतलब फूल का कुछ प्रोजेक्ट लगा दिया या बैंगलोर के 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के दूर में कुछ और नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। ये लोग हो सकते हैं, बट दैट इज़ मिनिस्क्यूल होंगे तो 10-15 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इकोनॉमी इज अ मेजर इश्यू, सिक्योरिटी इज अ मेजर इश्यू एंड जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये लोग सेटल हो गए बाकी जगहों पे तो इनको वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है मगर रूट्स को अब फिर उसको कनेक्शन रखने के लिए साल में एक बार दो बार जाते हैं मत्था टेक के आ जाते हैं बस उससे ज्यादा नहीं होगा राइट, सरकार को वहां कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस लाना हो कुछ सोचना हो तो पहला वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ को खोलने के लिए अ, बाकी देश से लोगों को वहाँ जाके बसने का व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। क्योंकि वहाँ रियल एस्टेट आर्टिकल 370 के चलते हुए इतना इतना बढ़ गया है, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीज़िबल। मान लीजिए आप 1 एकड़, 2 एकड़ का एप्पल का बागाने मतलब उसका ऑर्चिड्स आप ले लोगे। तो उसका परचेजिंग प्राइस इतना कॉस्टली है कि आने वाले 100 साल तक आप सेब बेचते रहेंगे तो भी आप उसका कर्ज आप चुका नहीं पाएँगे। इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो सरकार को अल्टरनेट सोचना चाहिए। वहाँ क्या इंडस्ट्री लगेगा? कोई फैक्ट्री लग सकता है, ये प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ लग सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स का हो, एप्पल का हो, उनका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कुछ और चीज़ वहाँ आईटी का लगा सकते हो, पता नहीं लॉजिस्टिक्स का कुछ लगाएँगे। तो कोई इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी रहेगा, तो कोई भी जा सकते हैं। कश्मीरी पंडित ही क्यों? पहला हुँ, ये जब अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तो बाकी लोग जाएँगे। अब सरकार यही चीज़ कर रही है कि वहाँ सड़कें बना रही है, पुल बना रहे हैं, फिर वहाँ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई डैम्स बना रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मगर इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी वहाँ है क्या? बताइए आप? कुछ बदला नहीं है। टूरिज़्म अभी भी नंबर 1 है उधर। सेकंड वहाँ हुँ, के हैंडीक्राफ्ट्स हो, वहाँ की जो भी हो, वो चीज़ होंगी। थर्ड आपकी बेसिकली वहाँ की मतलब जो ड्राई फ्रूट्स, सैफरन ये एप्पल ये है। मतलब ये 3-4 छोड़ के कारपेट वीविंग 3-4 छोड़ के आपके कोई नया कोई अपॉर्च्युनिटी है क्या उधर? तो जब तक वो नहीं बनेगा, तब तक यही चलता रहेगा। उस एंगल जी, से अब हिंदू-मुस्लिम और टेररिज्म की एंगल आप बाजू रख के भी देखेंगे, तो बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ तो थोड़ा एडवांस्ड है, बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ तो है उधर। मगर बिहार बंगाल और झारखंड ये 3 को आप देखेंगे, कश्मीर भी उसी ग्रुप में आता है। जब डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ कोई मतलब कोई इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ जाएँगे क्यों, रहेंगे क्यों? तो सरकार को उस एंगल से सोचना चाहिए। बस एक इमोशनल फैक्टर से जाके रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे पुरखों का एग्ज़ैक्टली, जगह है, जाके बैठता हूँ, तो करेगा क्या? अब सिटी में आप भी तो मेरे ख्याल से आप कोई आपके पूर्वजों ने सिटी में नहीं बसे होंगे। वो भी कोई और छोटे से शहर या गाँव से आए होंगे ना। फिर दोबारा आप वापस थोड़ी जा रहे हो।
तो इस एंगल से इनको देखना चाहिए। तो इसीलिए एग्ज़ैक्टली। सरकार की सोच जो है, वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी पैदा करने में उनका फोकस रहना चाहिए। जब हुँ, तक वो नहीं होगा, तब तक कोई वापस नहीं जाएँगे। दूसरी बात, वहाँ जाएँगे तो पहले बाकी देश के लोग जाके बसेंगे, कश्मीरी पंडित नहीं जाएँगे। कश्मीरी पंडित इनको इनको देख के थोड़ा उनको जब तसल्ली होगी, तब इनके पीछे-पीछे वो लोग आ सकते हैं। बट फर्स्ट बाकी देश के हिंदू हो, इवन मुसलमान हो, वो जाके वहाँ सेटल होना है। वो बंगाली लोग देखिए, बंगाली इन्वेस्टमेंट्स आपको नीचे कोयंबटूर, कूनूर, ऊटी, यहाँ पूरे जितने भी चाय के बगीचे हैं, वो पूरे बंगाली लोग के कंट्रोल में हैं। तो ऐसे कुछ अपॉर्च्युनिटी शुरू करो, फिर बंगाली लोग आएँगे, पंजाबी लोग आएँगे, मलयाली लोग आएँगे, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल ये सब आएँगे उधर। अपॉर्च्युनिटी के चलते वो लोग आएँगे। तो सरकार की एग्ज़ैक्टली। फोकस नहीं है, ये मेरा कहना है। एग्ज़ैक्टली, सो गवर्नमेंट को वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही। सर, आज आपने एक बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मिथ जो लोगों के मन में है कि ये क्यों नहीं जाते या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके पीछे की जो रूट कॉज़ेज़ हैं, वो आपने बताए और वो शेयर किए। आई एम श्योर ये वीडियो जो भी देखेगा, उसे ये चीज़ें समझ में आएँगी कि एक्चुअल इसके पीछे के रूट कॉज़ क्या है, गवर्नमेंट को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और रिवर्स माइग्रेशन या रिस्टोरेशन का प्लान क्या हो सकता है। सर, आज आपने आपके इतने बिज़ी शेड्यूल में से समय दिया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे जुड़ के बात करने की कोशिश करेंगे। आज के समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और महाशिवरात्रि की फिर से सबको शुभकामनाएँ।